अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझो कि कौन से स्टॉक्स या सेक्टर से दूर रहें, ना कि बेस्ट स्टॉक्स कौन से हैं। ये है एकदम सही अप्रोच और इसी कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया था द लेट लेजेंडरी बिलियनियर इन्वेस्टर चार्ली मंगर सर ने, और इसी कंसेप्ट को हम द इन्वर्जन मेंटल मॉडल बुलाते हैं। इसी कंसेप्ट को अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल सोचिए कि मैं हेल्दी होना चाहता हूं या मैं स्लिम होना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा। अब आप में से काफी लोग बोलेंगे कि रोहित भाई आप जिम जाना शुरू कर दो, एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, अच्छा खाना खाना शुरू कर दो और टाइम पे सो जाओ। हाँ, ये सब बातें भी ठीक हैं, पर मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि मैं अपनी अनहेल्दी हैबिट्स को धीरे धीरे कट डाउन करना शुरू कर दूं। लाइक मैं बाहर का खाना खाना छोड़ दूं, मैं ओवर ईटिंग करना छोड़ दूं, मैं बिंज ईटिंग करना छोड़ दूं और मैं रात में आइसक्रीम खाना छोड़ दूं। तो अगर मैं बस ये 3-4 गलतियां अवॉइड कर लूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली हेल्दी या स्लिम बन जाऊंगा। स्टॉक मार्केट भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। लोग पूछते हैं बेस्ट स्टॉक्स या सेक्टर कौन से हैं। ये बिल्कुल गलत सवाल है। सही सवाल है वर्स्ट सेक्टर्स या स्टॉक्स कौन से हैं जो हमें डेफिनेटली अवॉइड करने चाहिए। तो मैं बोलूंगा जिस कंपनी में ज्यादा डेट हो उससे आप दूर रहो, जिस कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको नहीं समझ आता उससे भी दूर रहो, जिस कंपनी के प्रमोटर्स ट्रस्टवर्दी नहीं हैं उनसे भी दूर रहो, और जिस सेक्टर में बहुत हाइप हो तो उससे तो डेफिनेटली दूर रहो। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का सीक्रेट ये नहीं है कि आप अच्छे बिजनेसेस ढूंढें, बल्कि आप वर्स्ट सेक्टर या स्टॉक्स में एंट्री ना लें, बड़े नुकसान ना करें, बड़ी गलतियां ना करें, प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। चार्ली मंगर सर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है जिसमें वो कहते हैं ऑल आई वॉन्ट टू नो इज वेयर आई एम गोइंग टू डाई, सो आई विल नेवर गो देयर। तो इस वीडियो में मैं पर्सनली आपसे यही डिस्कस करूंगा कि मैं कौन से डेटा पॉइंटर्स यूज करता हूं टू इवैल्यूएट और आइडेंटिफाई पोटेंशियल बबल सेक्टर्स, और इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही 3 पोटेंशियल बबल सेक्टर डिस्कस करूंगा जो मेरे को लगता है कि वो बबल्स पूरी तरह बन चुके हैं और उनमें से अब हवा भी निकलनी शुरू हो गई है। इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज यूज करूंगा फ्रॉम प्रीवियस बुल एंड बियर साइकिल्स। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें पूरे फोकस के साथ, एज दिस माइट हेल्प यू टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। ऑब्वियसली ये आपकी स्टॉक सिलेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए एंड नॉट अ रिकमेंडेशन इन एनी फॉर्म। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। फ्रेंड्स प्लीज नोट कि हम एक अटेम्प्ट करने वाले हैं टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल बबल्स, पर मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है कि इन सेक्टर्स में बबल्स प्ले आउट हो। वी कैन ऑल्सो गो रॉन्ग हियर। इंपॉर्टेंट ये बात है कि हम कौन कौन से पॉइंटर्स यूज करते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं बाय हिटिंग माय चैनल्स लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। अब हम डिस्कस करेंगे द बबल साइकिल, इसकी एनाटॉमी को एनालाइज करेंगे। एज यू कैन ऑल सी दैट देर आर नेमली 4 phases इन इट, दैट इज स्टेल्थ, अवेयरनेस, मेनिया एंड ब्लो ऑफ फेज। सबसे पहले आता है स्टेल्थ फेज। तो ये है हमारा स्टेल्थ फेज जहाँ पे मोस्टली स्मार्ट मनी कंसंट्रेटेड है। इन्वेस्टर्स लाइक विजय केडिया, राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, these type of people get in at this phase. For example, I remember Ramesh Damani sir got in Garden Reach Shipbuilders and Engineers in 2019. Vijay Kedia sir got in Newland Labs in 2019. इस साइकिल या फेज में स्टॉक बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन या साइडवेज मूवमेंट से गुजरता है, जैसे कि गार्डन रीच शिपबिल्डर्स या न्यूलैंड लैब्स ने किया था। फिर उसके बाद आता है द अवेयरनेस फेज। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। दैट इज मेनली ड्यू टू ग्रोथ इन अर्निंग्स एंड सेल्स। अब यहाँ प्राइस में मोमेंटम, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे प्राइस में मोमेंटम आने लगता है। दीज आर अर्ली फेजेस ऑफ बुल साइकिल इन एन इंडस्ट्री ग्रुप और सेक्टर। आप किसी भी स्टॉक को देखना, वो अगर लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट करता है तो एक सेल ऑफ या पुल बैक जरूर विटनेस करता है। इसे हम बेयर ट्रैप कहते हैं। अवेयरनेस फेज के बाद स्टॉक एंटर होता है इनटू द मेनिया फेज। मेनिया फेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सिंपल हैं। बहुत सारा मीडिया अटेंशन, यूट्यूब पे हर कोई आ जाएगा और बोलेगा आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स।
न्यूज़ चैनल पे स्टॉक या सेक्टर का डिस्कशन बहुत रैम्पंट हो जाएगा, ट्विटर पे बहुत डिस्कशन होगा, स्टॉक हर दिन अपर सर्किट मारेगा, बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स आएंगी ब्रोकरेज हाउसेस की, फिर आपके सौरभ मुखर्जी यूट्यूब पे ज्ञान देने आ जाएंगे। इन सभी चीज़ों की वजह से एंथुजियाज्म बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी भोली भाली जनता, पब्लिक स्टॉक मार्केट में आ जाती है, जिनको कुछ ज़्यादा कुछ खास पता होता है नहीं। और फिर पब्लिक में ग्रीड या फिर फोमो किक इन करता है, एंड देन द स्टॉक और सेक्टर एंटर्स इनटू द डेल्यूजन फेज, एंड फाइनली न्यू पैराडिगम शिफ्ट टेक्स प्लेस एट द टॉप। न्यू पैराडिगम शिफ्ट का मतलब है कि एक सिक्लिकल इंडस्ट्री को लोग स्ट्रक्चरल या लीनियर बोलने लग जाते हैं, एंड इस सेक्टर या स्टॉक के रिगार्डिंग वेरी स्ट्रॉन्ग कंसेंसस बिल्ड हो जाता है दैट दिस इंडस्ट्री या स्टॉक प्राइस विल कीप ऑन राइजिंग फॉर द नेक्स्ट 5, 10 और 20 ईयर्स। जैसे कि .com बबल में हुआ था, दैट इंटरनेट इज द वे ऑफ द फ्यूचर एंड द इंटरनेट कंपनीज विल कीप ऑन ग्रोइंग देयर प्रॉफिट्स एट 50% कैगर फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, जो कि होता नहीं है। मतलब एक यूफोरिया का माहौल क्रिएट हो जाता है दैट नथिंग कैन एवर गो रॉन्ग। और फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट फेज विच इज़ द ब्लो ऑफ फेज। फिर इस पर्टिकुलर सेक्टर या कंपनी में कंपनीज अपनी रेवेन्यू गाइडेंस या प्रॉफिट टारगेट्स मिस करने लग जाती हैं, और फिर आता है एक इनिशियल करेक्शन। स्टॉक अपने टॉप से जाके 20 से 30% करेक्ट हो जाता है, और फिर इस स्टेज पे वो लोग आते हैं जो पहले की बुल साइकिल मिस कर जाते हैं। फिर इनिशियली स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता है, जो आप देख सकते हैं, एंड पीपल फील हैप्पी। देन कम्स माई फेवरेट पार्ट, पर स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई जाने के बजाय इट स्टार्ट्स करेक्टिंग मोर फेरोशियसली, विच इज कॉल्ड द कैपिटुलेशन फेज, जहां पे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 60 to 80% करेक्ट हो जाता है, एंड ऑल द रिटेल इन्वेस्टर्स गेट ट्रैप्ड हियर फॉर द नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स। एंड कैपिटुलेशन के बाद आता है डिस्पेयर फेज, जहां पे कोई भी उस सेक्टर या स्टॉक के बारे में बात नहीं करना चाहता, एंड फाइनली इंडस्ट्री या स्टॉक प्राइस कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल औकात और प्राइस। जैसे कि कोई 100 या 200 पी का स्टॉक है, इट कम्स बैक टू द वैल्यूएशन दैट इट डिजर्व इनिशियली। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है विच यू गाइज मस्ट रिमेंबर फॉर एवर। फॉर एग्जाम्पल ये है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का चार्ट, आप देख सकते हैं। तो ये वाला फेज को हम बोलेंगे स्टेल्थ फेज। यहाँ पे रमेश दमानी सर ही गॉट इन अराउंड 2019 में। फिर आप देख सकते हैं स्टेल्थ फेज के बाद आता है अवेयरनेस फेज। ये अवेयरनेस फेज आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंटर कर जाते हैं, एंड दिस इज दी मेनिया फेज, जहाँ पे पब्लिक आती है और घुस जाती है। फिर आप देख सकते हैं कि हमें एक टॉप पे जाके एक इनिशियल करेक्शन देखने को मिलता है, फिर इसको हम बोलते हैं बुल ट्रैप। और मेरे ख्याल से अभी ये पूरा कैपिटुलेशन फेज चल रहा है, और ये प्राइस और भी ज़्यादा नीचे करेक्ट हो सकता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा था पहले वाले चार्ट से। हम बबल साइकिल को स्टेज एनालिसिस से भी समझ सकते हैं। तो स्टेज एनालिसिस में क्या होता है कि पहली स्टेज में टिपिकली अ बिजनेस इज अ वैल्यू बिजनेस, बिजनेसेस चीप होते हैं, पर उनमें कोई ग्रोथ नहीं होती या फिर ग्रोथ के ट्रिगर्स नहीं होते। स्टेज 2 में क्या होता है, अर्ली स्टेज होता है जब बिजनेस में ग्रोथ का रिवाइवल होता है। देन क्या होता है, अर्ली ग्रोथ बट मे नॉट बी चीप एनी मोर, माने कि कंपनी की ग्रोथ फेज स्टार्ट हो जाती है। ये फेज 1 से 3 साल तक रह सकता है, जिसमें वैल्यूएशंस का कंफर्ट निकल जाता है। स्टेज 3 में क्या होता है, फुल ब्लोन मोमेंटम होता है, फुल ब्लोन अर्निंग्स होती हैं और फुल ब्लोन वैल्यूएशंस होते हैं। माने कंपनीज की पी रेशियो 70, 80, 90, 100 या 200 टाइम्स की हो जाती हैं, एंड कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ होती हैं वो भी 50 to 60, 70% की हो जाती हैं। एंड देन पीपल आर जस्टिफाइंग द स्टोरीज कि इंडिया इज अ मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी, कि इंडिया में तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, इंडिया में तो इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट 20 सालों के लिए होना है। चाइना +1 थीम बहुत फेवरेबल है कि इंडिया एज अ केमिकल स्टोरी। फिर पीक स्टेज 3 में क्या होता है, स्टॉक्स पीक आउट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो जाती है, बट वैल्यूएशंस तभी भी 80 to 100 टाइम्स की होती हैं। फिर फाइनली स्टेज 4 में अर्निंग्स की करेक्शन होती है और प्राइस का करेक्शन होता है, एंड उसके बाद द स्टॉक्स गो इन अ फ्री फॉल, एंड फ्री फॉल के बाद क्या होता है, द स्टॉक स्टार्ट्स अगेन स्टेबलाइजिंग। तो ये एंटायर साइकिल समटाइम्स इन सम सेक्टर्स टेक्स 3 to 5 ईयर्स टू प्ले आउट, पर किसी किसी में 5 से 10 साल भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिक्लिकलिटी ऑफ द सेक्टर, एंड दिस साइकिल इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। तो सबसे पहला सेक्टर जो मेरे को काफ़ी ओवर वैल्यूड या फिर बबल जोन में लगता है, दैट इज़ द डिफेंस सेक्टर। तो पहली डिफेंस कंपनी जो मैं आपके साथ एनालाइज करना चाहूँगा उसका नाम आपकी स्क्रीन पर है,
अब हम इसके टेक्निकल चार्ट्स पे चलेंगे। तो ये रहा एच का टेक्निकल चार्ट्स, और अगर हम देखें तो स्टॉक आपका ₹250 से इट वेंट ऑल द वे अप टू ₹5500 इन द पास्ट 4 ईयर्स। मतलब शेयर प्राइस इसका 22 गुना से बढ़ा है। 22 गुना से बढ़ा है मतलब कि अगर आप कोरोना के टाइम में इस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो वो अपने पीक पर, दैट इज जून 3 जून 2024 को वो आपके 22 लाख हो जाता है। आपका 1 लाख रुपए 22 लाख में कन्वर्ट हो जाता। पर अब हम कंपनी के रेवेन्यूज़ को देखेंगे एक बार, और देखेंगे कि रेवेन्यू में भी कोई ग्रोथ हुई है या नहीं। तो मार्च 2020 में कंपनी की रेवेन्यूज़ थे ₹21,445 करोड़ के, एंड दे इंक्रीज्ड ऑल द वे अप टू 30,381। हाँ, या फिर आप 32,000 को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो मतलब ओवर द पास्ट 4 या 5 ईयर्स रेवेन्यू आपका खाली 1.5 गुने से बढ़ा है। दैट इज ओनली अ केगर ऑफ 9%, वेयर एज द शेयर प्राइस इंक्रीज्ड बाय अ केगर ऑफ ऑलमोस्ट 116%। इसका मतलब क्या हो गया है कि जो शेयर प्राइस जो बढ़ा है उसमें ईपीएस ग्रोथ नहीं है। दैट इज ओनली अ पीई रेशियो री रेटिंग। मतलब लोगों का खाली परसेप्शन बढ़ा है इस स्टॉक या इस सेक्टर के अकॉर्डिंग में, but there is no substantial EPS growth that is matching the stock price increment. Are you getting my point? और इसका मार्केट कैप भी अराउंड ₹2.5 लाख करोड़ का हो गया है। सो मार्केट कैप भी बहुत बड़ा हो गया है और रेवेन्यू ग्रोथ भी सिंगल डिजिट है। और अगर मैं इसका एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्कस करना चाहूँ तो पब्लिक 4% से इट हैज़ इंक्रीज ऑल द वे अप टू 8%। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि इसका पीई रेशियो, इट ट्रेड्स एट 26 टाइम्स पीई रेशियो, सो इट इज़ चीप। नो, इट इज़ नॉट चीप। आई थिंक इट इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव। अगर मैं इस कंपनी को ख़रीदना चाहूँ ना, मैं इसको 3 या 4 पीई के ऊपर से नहीं खरीदूंगा। मतलब द हाइएस्ट पीई दैट आई वुड पे इन बाइंग दिस कंपनी इज़ अराउंड 5 टाइम्स पीई मल्टीपल, बल्कि 25-26 टाइम्स भी बहुत ज़्यादा मल्टीपल हाई है। दिस इज़ बेसिकली एन एग्जिट मल्टीपल। तो अगर मैं एच को लॉकहीड मार्टिन से कंपेयर करूंगा, लॉकहीड मार्टिन यूएस की एक बहुत बड़ी डिफेंस कंपनी है और उसकी ऑर्डर बुक भी एच से बहुत बड़ी है। उसका जो पास्ट रेवेन्यू ग्रोथ रहा है वो भी एच से बहुत ज़्यादा रहा है। उसका जो फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ है दैट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली हाई, एंड इट इज़ वेरी मच टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड देन एच एल। इट इज़ वेरी मच more efficient than HL, and it still trades I think at around 14 or 15 times P multiple। मतलब जो इतनी बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की लॉकहीड मार्टिन, दैट ट्रेड्स एट अ सब्सटैंशियली लेस पी रेशियो देन HL। सेकेंड स्टॉक की बात करें तो वो आपकी स्क्रीन पर हैं, और इसका अगर हम चार्ट एनालाइज करेंगे तो ये स्टॉक भी अराउंड ₹80 से इट वेंट ऑल द वे अप टू ₹3000 इन द पास्ट 4 ईयर्स। तो मेरे ख्याल से 36 टाइम्स आपका लास्ट 4 ईयर्स में इंक्रीमेंट हुआ है शेयर प्राइस में। अब हम इस कंपनी के अगर रेवेन्यूज चेक करें तो रेवेन्यू इस कंपनी के मार्च 2020 में थे अराउंड 5000 करोड़ के, जो अब हो गए हैं लगभग 11,361। तो अगर 11,361 की जगह मैं अगर 11,000 करोड़ लूँ तो अराउंड 2.2 टाइम्स का रेवेन्यू आपका ग्रोथ मल्टीप्लाई हुआ है ओवर द पास्ट 4 और 5 ईयर्स। तो रेवेन्यू ग्रोथ का केगर तो आपका अराउंड 22% का हो गया है, पर शेयर प्राइस जो आपका इंक्रीज हुआ है दैट इज़ अ केगर ऑफ अराउंड 146%। और इस कंपनी की अभी प्रेजेंट ऑर्डर बुक इज अराउंड ₹35,000 करोड़। तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है इन कंपनीज के अंदर कि आपको ऑर्डर बुक को क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करना पड़ेगा। अगर ऑर्डर बुक बढ़ रही है देन इट्स ऑल राइट, पर अगर ऑर्डर ग्रोथ में अगर आपको स्लोनेस दिखाई दे रही है तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम वहीं पे शुरू हो जाएगी। और इस कंपनी में एक प्रॉब्लम यह है कि जो कंपनी के शेयर प्राइस हैं, जो कंपनी का जो शेयर प्राइस इंक्रीज हुआ है ओवर द पास्ट 4 ईयर्स, तो वो फ्यूचर की बहुत सारी पोटेंशियल ग्रोथ है वो उसने पहले ही डिस्काउंट कर दी है। एंड सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दीज टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। तो थर्ड स्टॉक का नाम भी आपकी स्क्रीन पर है, और अगर हम इसका शेयर प्राइस एनालाइज करें तो ये भी मेरे ख्याल से ₹100 से इट वेंट ऑल द वे अप टू 3000 इन द पास्ट 4 ईयर्स। मतलब 30 टाइम्स इंक्रीज हुआ है शेयर प्राइस में। और अगर हम रेवेन्यू कंपेयर करें तो 2020 में रेवेन्यूज थे आपके 3422, एंड दे आर नाउ 4100 करोड़। सो दैट इज़ ऑलमोस्ट 1.2 टाइम्स इंक्रीमेंट। दैट इज़ अ केगर ऑफ 4.5%, वेयर एज द शेयर प्राइस इंक्रीज्ड बाय अ केगर ऑफ 135%। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा आपका स्टेल्थ फेज था, एंड देन इसके अंदर अवेयरनेस फेज आई, फिर हमें एक बियर ट्रैप दिखा,
फिर स्टॉक आपका आ गया पूरा मेनिया फेस में, ये पूरा मेनिया फेस चला स्टॉक का, एंड उसके बाद हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिला। सो इसको हम बोल सकते हैं बुल ट्रैप, बुल ट्रैप। और उसके बाद स्टॉक थोड़ा ऊपर आया और ये पूरा कैपिटुलेशन फेस आपका कंटिन्यू हो रहा है अभी, इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन, अभी ख़त्म नहीं हुआ है आपका फेस। तो गाइज यही प्रॉब्लम रहती है इन स्टॉक्स में, अगर आप गलत प्राइस पे अगर आपने एंट्री ले ली, गलत वैल्यूएशंस पे अगर आप एंट्री ले लिया आप लोगों ने, तो आप फिर फंस जाओगे इन स्टॉक्स में। यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली है, यहाँ पे एंट्री ली है, यहाँ पे एंट्री ली है, देखो ना सारा का सारा गेन वाइप आउट हो गया पूरा। सेम स्टोरी है इसकी भी। फोर्थ कंपनी आपके स्क्रीन पर है, और अगर हम इसका चार्ट एनालाइज करेंगे, सो दिस स्टॉक ऑल्सो वेंट फ्रॉम ₹600 ऑल द वे अप टू 3600. So that is almost 6 times increase in the share price over the last 4 to 5 years. और अगर हम कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ चेक करें, तो रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की इट वेंट फ्रॉम 156 करोड़ ऑल द वे अप टू 500 करोड़. सो रेवेन्यू ग्रोथ तो कंपनी की अच्छी रही है, दैट इज़ ऑलमोस्ट अ 3x इंक्रीज इन द रेवेन्यू. तो रेवेन्यू ग्रोथ का कैगर इज़ ऑलमोस्ट 33%, वेर एज स्टॉक प्राइस का जो कैगर है दैट इज़ 56%. तो मैं बोल सकता हूँ कि डेटा पैटर्न्स इज़ एन एक्सेप्शन, क्योंकि इसका जो स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन हुआ है दैट इज़ समवॉट जस्टिफाइड बाय द ग्रोथ इन इट्स रेवेन्यू. तो इस कंपनी को आप इन डेप्थ में स्टडी कर सकते हैं. एंड एक नेगेटिव पॉइंट जो मेरे को इस कंपनी में लगता है कि 2 साल पहले कंपनी ने ₹500 करोड़ का QIP करा था फॉर केपेक्स एंड फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. तो आप इस पॉइंट को भी कंसिडरेशन में ज़रूर लीजिएगा बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन. एंड एज अ डिस्क्लेमर, आई होल्ड दिस डिफेंस स्टॉक इन माई पोर्टफोलियो. फिफ्थ स्टॉक आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, और अगर हम इसका चार्ट एनालाइज करें, सो दिस स्टॉक ऑल्सो वेंट फ्रॉम ₹40 ऑल द वे अप टू ₹2600. दैट इज़ ऑलमोस्ट 65 टाइम्स रिटर्न इन द लास्ट 4 years. मतलब अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो आपका यहाँ पे 65 लाख रुपीज़ हो जाता. और अगर हम कंपनी की रेवेन्यू देखें, so revenues went from 149 crores all the way up to 790 crores. So this is almost a 5x jump in the revenues over the past 4 years. So revenue growth का कैगर रहा है 52% and share price का growth कैगर रहा है 275%. तो इस कंपनी में भी ये प्रॉब्लम है कि लास्ट ईयर मेरे ख्याल से कंपनी ने ₹1000 करोड़ का QIP करा था. मतलब प्रमोटर्स ने 1000 करोड़ म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स को दे दिया था, स्टेक उन्होंने डाइल्यूट कर दिया था. एंड इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि रिटेलर्स ने भी वो एब्जॉर्व कर लिया पूरा सेलिंग प्रेशर प्रमोटर्स का. और इस कंपनी में अभी हुआ क्या था, मेरे ख्याल से इसमें अर्निंग्स का थोड़ा कुछ प्रेशर रहा था, तो हमें ये कैपिटुलेशन पूरा फेज दिखा. और अभी भी मेरे ख्याल से कैपिटुलेशन फेज जारी रहेगा. थोड़ा यहाँ पे हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है, बट आई थिंक दिस स्टॉक इज़ गोइंग इवन मोर डाउन फ्रॉम हेयर. क्योंकि काफ़ी बार इन स्टॉक्स में क्या होता है ना, ये स्टॉक्स जहाँ से चले होते हैं ना, ये वापस वहीं पे आ जाते हैं, और उसके बाद फिर मार्केट डिसाइड करता है कि क्या करना है स्टॉक का. अब क्या है, या फिर इन स्टॉक्स में क्या होगा, या फिर ये साइडवेज चले जाएंगे, साइडवेज चले जाएंगे काफ़ी टाइम तक, मतलब 4-5 साल तक ये स्टॉक साइडवेज चले गए. और अगर साइडवेज चले गए मतलब कि या तो कंपनीज की अर्निंग है वो कैचअप करे तो साइडवेज हो जाएगा. अगर मार्केट श्योर है कि इस कंपनी की अर्निंग्स आ जाएंगी तो मार्केट साइडवेज हो जाता है. और अगर मार्केट को लगता है कि हमें गारंटी नहीं, हमें सर्टेनिटी नहीं लग रही कि अर्निंग्स इसकी आएगी, सो इट स्टार्ट्स टू ड्रॉप वेरी फेरोशियसली, जो जैसा ड्रॉप हो रहा है अभी. एंड लास्टली लेट्स हैव अ लुक एट दिस कंपनी. तो इसका भी हम देख सकते हैं कि शेयर प्राइस इट वेंट ऑल द वे अप फ्रॉम ₹800 टू 2000 या 3000 रुपीज़. तो ये हम कह सकते हैं ये लिस्ट कंपनी 2021 में हुई थी. दिस कंपनी गॉट लिस्टेड इन द ईयर 2021 एंड 2023 तक हम इसकी रेवेन्यू ग्रोथ चेक करेंगे. कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 2021 में इट वाज अबाउट 246 करोड़ एंड इट वेंट ऑल द वे अप टू 573 करोड़. तो हम बोल सकते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ का केगर वाज 56% एंड शेयर प्राइस का केगर वाज 85%. तो हम बोल सकते हैं कि शेयर प्राइस का जो इंक्रीमेंट था दैट वाज समवॉट जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन रेवेन्यू इन द शॉर्ट टर्म. तो हम बोल सकते हैं कि जो शेयर प्राइस का इंक्रीमेंट है दैट इज समवॉट जस्टिफाइड बाय द इंक्रीमेंट इन द रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी इन द शॉर्ट टर्म. और उसके बाद क्या हुआ कि जो कंपनी की ग्रोथ है ना दैट सडनली डिसअपियर्ड. और मेरे को हमेशा से इस कंपनी के प्रमोटर्स काफ़ी स्केची लगे हैं. और इनका एक जो बहुत बड़ा रिस्क जो कंपनी में है दैट इज़ क्लाइंट कंसंट्रेशन. ये एमटा टेक्नोलॉजीज़ है,
ये मेरे ख्याल से अपना 60 to 70% रेवेन्यू एक ही फॉरेन कंपनी से डिराइव करती है जिसका नाम ब्लूम एनर्जी है। एंड आई फाइंड कि ब्लूम एनर्जी भी काफ़ी स्केची कंपनी है एंड आई फाइंड कि वो कंपनी भी फ्रॉड है। और एमटार के जो वैल्यूएशंस हैं वो हमेशा से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे हैं। और आई गेस यही होता है कि जब वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव होती हैं एंड द ग्रोथ सडनली डिसअपियर्स, देन वी सडनली सी अ फॉल इन द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी। तो फाइनली अब हमारा सेकंड सेक्टर आता है, दैट इज़ द रेलवे सेक्टर। तो इसके अंदर भी डिफेंस सेक्टर की तरह ही सेम कहानी है। लेट्स फाइंड आउट। तो पहली कंपनी का नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम इसके चार्ट्स को एनालाइज करें। सो दिस स्टॉक went from rupees 20 all the way up to 2000 rupees. So that is almost 100 times increase in the share price within the last 4 years. मतलब अगर आप स्टॉक में 1 लाख रुपए लगाते तो यहाँ पे आप 1 करोड़ रुपए तो बना ही लेते। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के रेवेन्यूज 1800 करोड़ से दे इंक्रीज्ड ऑल द वे अप टू 4000 करोड़। So that is only 2.2 times increase in the revenue. That is a CAGR of I think 22% और 25%। मतलब शेयर प्राइस का जो कैगर है दैट इज 215%, वेयर एज रेवेन्यू का कैगर इज ओनली 20 या 21%। तो इसका मतलब है कि टीटागढ़ रेलवेज के जो मेजॉरिटी ऑफ द गेन्स आए हैं वो कोई मीनिंगफुल या सब्सटैंशियल ईपीएस ग्रोथ की वजह से नहीं आए, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ पीई रेशियो एक्सपेंशन। और जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है कंपनी ने लास्ट ईयर या 18 मंथ्स पहले 700 करोड़ का क्यूआईपी भी करा था। मतलब प्रमोटर्स ने अपना माल चेप दिया था टू म्यूचुअल फंड्स विच इज़ इनडायरेक्टली द रिटेलर्स। और अगर हम स्टॉक प्राइस को एनालाइज करें तो मेरे को तो लगता है कि ये धीरे धीरे करके 200 लेवल्स पे तो आएगा ही टेस्ट करने के लिए। और रेलवे सेक्टर्स मेरे को लगता है कि इस साल अराउंड 50 to 60% मोर करेक्ट हो सकते हैं। आप लोगों की क्या कमेंट्स हैं, क्या थॉट्स हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकेंड रेलवे स्टॉक का नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज़ अराउंड 3 times। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है अभी भी। एंड जहाँ तक मेरे को रिमेंबर करता हूँ मैं, बिफोर द बुल मार्केट स्टार्टेड दिस यूज टू ट्रेड एट 0.8 times द प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो मतलब आज के टाइम में IRFC इज़ ट्रेडिंग एट हायर वैल्यूशंस देन बोथ कोटक एंड HDFC बैंक। तो मेरे ख्याल से तो कोई सेंस बनता नहीं है इस बात का। एंड ऊपर से इस कंपनी के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं वो भी धीरे धीरे करके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और आप अगर इसका शेयर प्राइस जाके देखेंगे तो उसका भी सेम ही हाल होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑल द रेलवे स्टॉक्स। एंड अगर आप इसके शेयर प्राइस को जाके देखेंगे तो उसका भी सेम ही हाल होगा। थर्ड स्टॉक का नाम भी आपके स्क्रीन पर है। तो ये स्टॉक अभी भी 62 times वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता है विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी वेरी मच एक्सपेंसिव। और अगर हम इसके शेयर प्राइस को जाके एनालाइज करें तो स्टॉक वेंट ऑल द वे फ्रॉम ₹10 to 650, दैट इज 65 times एप्रिसिएशन इन द शेयर प्राइस। और अगर हम रेवेन्यूज़ देखें इस कंपनी के, सो रेवेन्यू वेंट फ्रॉम 14,000 करोड़ ऑल द वे अप टू 20,000 करोड़ ओनली। डबल भी नहीं हो पाया रेवेन्यू। सो मतलब एप्रिसिएशन इन स्टॉक प्राइस इज़ नॉट जस्टिफाइड बाय एप्रिसिएशन इन रेवेन्यू। और आप बाकी सारे रेलवे स्टॉक्स खुद से जाके एनालाइज कर सकते हो, तो सबकी सेम ही कहानी होगी। एंड हम फाइनली अब आते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो पहला स्टॉक आप EMS सेक्टर से देख सकते हैं। इसका मार्केट कैप अराउंड 83,000 करोड़ का है एंड स्टॉक PE इज़ एट 132 times। और अगर हम इसके स्टॉक प्राइस को एनालाइज करेंगे तो स्टॉक वेंट ऑल द वे फ्रॉम 300 रुपीज़ टू 20,000 इन अ स्पैन ऑफ 4 to 5 years। मतलब ऑलमोस्ट 66 times रिटर्न है, दैट इज ऑलमोस्ट अ कैगर ऑफ 155%। एंड आई एम नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एनी स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड्स। और अगर हम इसके रेवेन्यूज़ को एनालाइज करें, सो द रेवेन्यूज ऑल्सो ग्रू फ्रॉम 3,000 करोड़ इन 2018 ऑल द वे अप टू 33,000। मतलब दैट इज ऑलमोस्ट अ 10x जंप इन रेवेन्यूज़। तो हम बोल सकते हैं कि डिक्सन टेक के जो वैल्यूएशंस हैं दे वर जस्टिफाइड बिकॉज हमें रेवेन्यू में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। पर आगे चल के आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि ये ग्रोथ कब तक कंटिन्यू करेगी। पर अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे को लगता है कि अभी एट दिस प्राइस पॉइंट अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी EMS सेक्टर में बिल्कुल भी नहीं है। एंड पर लॉन्ग टर्म में इन द नेक्स्ट 20 to 30 years दिस सेक्टर शुड डू वेरी वेल। और एक और नेगेटिव पॉइंट जो मेरे को पॉइंट आउट करना था इन EMS कंपनीज में वो है कि इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होते हैं दे आर वेरी स्मॉल एंड इन सिंगल डिजिट्स। इनका मतलब है कि इन कंपनीज के पास कोई भी प्राइसिंग पावर नहीं होती है। सो आप ये सब चीज़ें भी कंसिडरेशन में ज़रूर लीजिएगा बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। अच्छा, एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी कंपनी रॉन्ग वैल्यूएशन पे खरीदते हो तो क्या होता है।
तो इसके लिए मैं आपके सामने इन्फोसिस का एग्जांपल यूज़ करूँगा। तो ये इन्फोसिस का आप स्टॉक प्राइस देख सकते हैं। तो अराउंड 2000 ईयर 2000 में डॉट कॉम बबल की हाइट पे यहाँ पे इन्फोसिस का पीई वाज ऑलमोस्ट 300 टाइम्स। और उसके बाद अप्रैल 2021 में कंपनी अपनी रेवेन्यू गाइडेंस को लो कर देती है और बोलती है कि वी आर प्लानिंग टू ग्रो आर रेवेन्यू एट 30%। पर अप्रैल 2021 में तब कंपनी अनाउंस करती है तब ऑलरेडी 80% स्टॉक करेक्ट हो चुका होता है। और इस पॉइंट पे स्टॉक का पीई 18 टाइम्स होता है। तो मतलब 2000 ईयर में स्टॉक का पी यहाँ पे 300 टाइम्स होता है और 80% करेक्ट होने के बाद यहाँ पे स्टॉक का पी रेशियो फिर से 18 टाइम्स का हो जाता है। तो अगर आपने इन्फोसिस को सोचो एट द पीक ऑफ द साइकिल आपने यहाँ पे खरीदा होता, देन यू मेड नो रिटर्न्स फॉर द नेक्स्ट 9 ईयर्स। और उसमें फिर आपको 80% का आपको ड्रॉ डाउन भी आपको झेलना पड़ा। और ये सब तब हुआ तब ईयर 2000 से लेके 2009 तक इन्फोसिस वॉज स्टिल ग्रोइंग इट्स रेवेन्यू एट अ कैगर ऑफ 35%। पर अगर वैल्यूएशंस इतने एक्सपेंसिव थे कि अगर कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ कर भी रही थी तो भी आपने कुछ रिटर्न नहीं बनाया। एंड इफ़ वी गो टूवर्ड्स द ईयर 2016, अगर हम साल 2016 पे बात करें तो यहाँ पे फिर से इन्फोसिस का पीई वॉज अराउंड 12 टाइम्स। और अगर आप साल 2016 में इन्फोसिस को लेते देन यू मेड 5 टाइम्स रिटर्न इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और ईयर 2016 से 2022 तक द रेवेन्यू ग्रोथ वाज ओनली 8.5%। आप इमेजिन करो कि ईयर 2000 से लेके 2006 तक रेवेन्यू ग्रोथ आपकी 35% थी और ईयर 2016 से 2022 तक रेवेन्यू ग्रोथ आपकी 8.5% ही थी। पर अगर आपने स्टॉक को ईयर 2016 में लिया था जब उसका पीई 12 टाइम्स था, देन यू स्टिल मेड 5 टाइम्स योर रिटर्न। पर अगर आपने सेम इन्फोसिस को ईयर 2000 में लिया था तब उसका पीई रेशियो 300 टाइम्स था और आपकी रेवेन्यू ग्रोथ भी 35% थी, स्टिल यू मेड नो रिटर्न्स फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है और आप इस एग्जाम्पल को अपनी हर स्टॉक में अप्लाई करके देख सकते हैं। और कंक्लूजन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर बहुत अच्छी कंपनी है बट इफ़ यू बाय द कंपनी एट द रॉन्ग वैल्यूएशन एट द हाई वैल्यूएशन देन यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू टू मेक मनी। मतलब आपका 80% का ड्रॉ डाउन होगा, फिर स्टॉक आपका 5 से 10 ईयर्स के लिए साइडवेज मूवमेंट में चला जाएगा, उसके बाद आप फिर कुछ रिटर्न्स बना पाओगे अपने इन्वेस्टमेंट पे। सो इट इज़ वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट टू पे फोकस टू वैल्यूएशंस बिफोर बाइंग एनी कंपनी। तो मेरे को आप लोगों को एक और एग्जांपल देना है एक यूएस की कंपनी का। तो इस कंपनी का नाम है जैबल। तो जैबल इट इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन द वर्ल्ड। और हम इसको अगर एनालाइज करें तो इस कंपनी का आईपीओ अराउंड 1993 में हुआ था। तो 1993 से लेके टू द ईयर ऑफ द डॉट कॉम बबल ईयर 2000 तक इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ था अराउंड 41% का। और आपका स्टॉक प्राइस भी $1 से लेके इट वेंट ऑल द वे अप टू $70, मतलब 70 टाइम्स आपका यहाँ पे पैसा बन गया था। और डॉट कॉम बबल के पीक पे यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन अराउंड 150 टाइम्स की हो गई थी। 150 पीई हो गया था 150 का। पर उसके बाद क्या हुआ कि स्टॉक आपका अराउंड 95% कोलैप्स कर गया। कोलैप्स इसलिए कर गया, मेरी बात ध्यान से सुनना। ईयर 1993 से ईयर 2000 तक कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ थी 41% कैगर की। ईयर 2000 से लेके 2010 तक कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ हो गई 12% केगर की। और ईयर 2010 से लेके 2020 तक कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ थी 7% की। तो यहाँ पे तब डॉट कॉम बबल आया तो यहाँ पे स्टॉक की वैल्यूएशंस थी 150 टाइम्स की, जो कि बहुत ही ओवर वैल्यूड थी। और आपके जो रेवेन्यू में जो ग्रोथ है वो कम होने लग गई, दैट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। तो स्टॉक भी आपका करेक्ट हो गया। पर स्टॉक की वैल्यूएशंस इतनी ज़्यादा थी दैट इट टुक ऑलमोस्ट 22 ईयर्स। मतलब अगर किसी ने स्टॉक को यहाँ पे ले लिया होता, ओवर वैल्यूड जगह पे यहाँ पे ले लिया होता, यहाँ पे ले लिया होता, सो इट टुक हिम ऑलमोस्ट 22 ईयर्स। 22 ईयर्स तक तो उसका कुछ पैसा बना भी नहीं। 80% उसको डिक्लाइन, 95% का डिक्लाइन उसको सहना पड़ा और 22 ईयर्स तक नो रिटर्न। और उसके बाद जाके स्टॉक ने अराउंड 2022 में ब्रेकआउट करा फाइनली एंड देन इट रोज।
तो मतलब अगर आप गलत वैल्यूएशन पे कोई भी स्टॉक ले लोगे तो आप फंस जाओगे। अब क्या है, डिक्सन के केस में भी सेम ही चीज़ होगी। लास्ट 5 से 7 ईयर्स तक मेरे ख्याल से उसमें रेवेन्यू ग्रोथ 40% की आ रही है, बट दैट ग्रोथ इज नॉट सस्टेनेबल इन द लॉन्ग टर्म। कभी ना कभी किसी पॉइंट पे ग्रोथ आपकी कम होना शुरू हो जाएगी। हो सकता है नेक्स्ट 6 मंथ्स में हो सकता है नेक्स्ट 1 ईयर में हो, पर वो होगा डेफिनेटली। और अगर आपने अपने स्टॉक को ओवर वैल्यूड प्राइस पे लिया है तो वो आपका स्टॉक पूरा नीचे गिर जाएगा, वापस आपके सारे गेन्स को लेके चला जाएगा। मेरे ख्याल से अगर हम केन्स को देखें, हाँ मेरे ख्याल से एक केन्स हो गई, एक सिरमा, एम्बर इंटरप्राइजेज, एवलॉन टेक्नोलॉजीज, इन सब में मेरे ख्याल से हमें रेवेन्यू ग्रोथ कम होती हुई दिखाई देने लग गई है। मेरे ख्याल से केन्स के अंदर मेरे ख्याल से क्वार्टरली रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे, तो देखो आपको ऊपर से सीधा स्टॉक 52% खत्म हो गया और किसी को पता भी नहीं पड़ा। अब किसी को नहीं पता कि वापस ऑल टाइम हाई पे स्टॉक कब जाएगा। क्या पता 5 ईयर्स तक साइडवेज हो जाए पूरा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्या पता 10 ईयर्स तक कोई उसमें रिटर्न ना बने, चूंकि रिटर्न्स पहले ही बन चुके हैं। जो डिक्सन का शेयर प्राइस है वो फ्यूचर की ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट कर चुका है। तो अगर डिक्सन की 40% ग्रोथ से अगर ग्रोथ उसकी कम भी हो जाती है, स्टिल द शेयर प्राइस विल नॉट मूव, इट विल बिकम साइडवेज फॉर द नेक्स्ट 2 to 5 ईयर्स। तभी मैं आपसे कहता हूं कि वैल्यूएशंस को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वैल्यूएशंस को नहीं समझोगे और अगर आप खाली शेयर प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसके पीछे भागोगे, देन यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी, यू विल लूज ऑल योर मनी। और ये जैबल और इन्फोसिस का एग्जाम्पल है, इसको याद रखना आप हमेशा। और मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, आप ये भी कंपैरिजन पढ़िए जैबल का। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लेट्स कंपेयर डिक्सन विद जैबल। मतलब जैबल का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन और डिक्सन का मार्केट कैपिटलाइजेशन दोनों सिमिलर हैं। डिक्सन का पी रेशियो 200 टाइम्स नहीं, मेरे ख्याल से भी 130 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, और जैबल का जो पी रेशियो है दैट इज क्लोज टू 9 टाइम्स। डिक्सन्स ईयरली रेवेन्यू इज क्लोज टू 21,000 करोड़, वेयर एज जैबल्स ईयरली रेवेन्यू इज क्लोज टू 2,50,000 करोड़। मतलब जैबल का जो रेवेन्यू है वो डिक्सन से अराउंड 8 to 9 टाइम्स ज़्यादा है, और डिक्सन का जो पैट है दैट इज अराउंड 500 करोड़, वेयर जैबल्स ईयरली पैट इज क्लोज टू 11,800 करोड़। डिस्पाइट जैबल्स पैट क्लोजली 24 टाइम्स दैट ऑफ डिक्सन, जैबल ट्रेड्स एट अ सिंगल डिजिट पीई ऑफ 9। तो इन सब एग्जाम्पल से ये क्लियरली विजिबल है कि डिक्सन का जो अभी प्राइस है, शेयर प्राइस है, दैट इज टू मच ओवर वैल्यूड, और उसमें कोई पोटेंशियल अपसाइड नहीं है, एंड देयर इज नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और सारा का सारा जो रिस्क है दैट इज टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो आप में से जो भी लोग इन्वेस्टेड हैं इन द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वापस सोचें कि आपने क्या किया है। आप थिंक करें, अपने सारे स्टॉक्स को आप एनालाइज करें और थिंक करें कि आप कहीं गलत तो नहीं हो गए हैं। तो डिफेंस, रेलवेज और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से तो आपको दूर रहना ही है। इनके अलावा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से भी दूर रहना है, कैपिटल गुड्स कंपनी से भी दूर रहना है, पीएसयू से भी आपको दूर रहना है, रिन्यूएबल सेक्टर से भी आपको दूर रहना है। रिन्यूएबल सेक्टर में तो भाई वैल्यूएशंस आर ओवर द रूफ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थीम से भी आप दूर रहें क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं वहाँ पे। होटल्स सेक्टर भी मेरे को लगता है कि इट इज़ पास्ट इट्स पीक प्रॉफिटेबिलिटी, पीक रेवेन्यू, पीक मार्जिन्स। होटल्स भी मेरे को ओवर वैल्यूड लगता है काफ़ी। मेरे को नहीं लगता कि नेक्स्ट 2 से 5 साल में कुछ रिटर्न्स बनने वाले इन सारे सेक्टर्स में। पावर सेक्टर में भी मेरे को बहुत बड़ा बबल दिखता है। कैपिटल मार्केट्स सेक्टर में भी मेरे को बहुत बबल दिखता है। लाइक कैपिटल मार्केट प्रॉक्सी प्लेज आपके हो गए, लाइक स्टॉक्स लाइक बीएसई, एमसीएक्स, सीडीएसएल, एनएसई, और जो भी आपके सारे ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स है, आई थिंक इनमें भी नेक्स्ट 2 to 5 ईयर्स में कुछ भी रिटर्न बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है बिकॉज ऑफ ओवर वैल्यूएशंस एंड डिक्लाइनिंग ग्रोथ इन रेवेन्यू। तो अब आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर आप तो सारे सेक्टर्स मना ही करते रहते हो, कोई ऐसे भी सेक्टर्स हैं जिसमें हम अभी इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं जिसके वैल्यूएशंस अच्छे हैं। हाँ भाई हैं, ऐसे भी काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला सेक्टर आप बैंकिंग सेक्टर में देख सकते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स मेरे को अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लाइक कोटक, एचडीएफसी बैंक। फिर आप एनबीएफसी स्पेस में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं। एक इंश्योरेंस सेक्टर भी है जो मेरे को लगता है नेक्स्ट 20 से 25 ईयर्स तक बहुत लंबी ग्रोथ करने वाला है। एक मेरे को निफ्टी मीडिया इंडेक्स में मीडिया कंपनीज जो हैं उसमें भी मेरे को बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई देता है। आई थिंक विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स निफ्टी मीडिया जो इंडेक्स है वहाँ से हमें बहुत सारे मल्टीबैगर्स देखने को मिलेंगे। फिर फिफ्थ सेक्टर आता है आपका हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का, वहाँ भी मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं। और एक मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर में, कंपनीज लाइक शंकरा बिल्ड टेक एंड कजारिया सेरेमिक्स को आपको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। पॉलीकैप को भी आपको अभी पढ़ना चाहिए। एंड टेक्सटाइल्स एंड प्लाईवुड का भी सेक्टर है विच आई फाइंड टू बी गुड।
और सेलेक्ट स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा रहती ही हैं। मेरे को सुला वाइनयार्ड कंपनी एक बहुत पसंद है मेरे को, एंड आई एम स्टडिंग दैट कंपनी इन ग्रेट डेप्थ, और उस पर मेरे को काफ़ी मोड्स दिखाई देते हैं। अब देखिए, मेरा काम एज एन एजुकेटर है कि आप लोगों को मैं रैशनल थॉट्स बताऊं और क्राउड की साइकोलॉजी को आपको समझने में हेल्प करूं, क्योंकि हम मार्केट्स में इरेशनल होके, एग्ज्यूबरेंट होके हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते मार्केट्स में, क्योंकि मार्केट्स में आपने देखा ही होगा कि अगर आप पीक ऑफ द साइकिल्स में किसी भी कंपनी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ से फिर डाउन साइड रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड यू एंड अप मेकिंग नो रिटर्न्स इन द नेक्स्ट 2 to 5 ईयर्स। तो हमें सोच समझ के इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप भी मेरे से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप मेरे से स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं कि मैं मार्केट्स को कैसे एनालाइज करता हूँ, कौन से सेक्टर्स को मैं कैसे देखता हूँ, और अगर आप मेरा इन्वेस्टिंग प्रोसेस सीखना चाहते हैं मेरे से, तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट इन टच विद मी। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है कोर्स के रिगार्डिंग, सो यू कैन जस्ट कॉल मी एंड और यू कैन व्हाट्सएप मी। एंड आई होप कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे पाया होऊंगा जिससे आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हों और अपने लिए डिसीजंस आप अच्छी तरह ले पाएँ। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू एंड दिस वीडियो बाय प्लेइंग दिस मीम। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है हाँ, इसका मतलब है एंड आई होप आप लोगों को ये मीम पसंद आएगा, इसको ज़रूर देखना। एंड टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय।